कांग्रेस की बिंद फतेह की तैयारी। 19 फरवरी को रीवा में कमलनाथ। बड़े सम्मेलन में जुटेंगे कई दिग्गज। रैगांव जीत से कांग्रेस को मिला फॉर्मूला। सतना के रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की न सिर्फ यहां बादशाहत खत्म की, बल्कि उसे पूरे विंध्य में जीत का फॉर्मूला भी मिल गया है। तभी तो जीत से उत्साहित कांग्रेस विंध्य में अपनी किलेबंदी करने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे को इसी रूप में देखा जा रहा है। 19 फरवरी को कमलनाथ रीवा आएंगे। यहां कांग्रेस के बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां कई कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की कमियों को दूर करने की तैयारी है। अभी सबसे पहले वो संभागों में जाएंगे, फिर वो जिलों में जाएंगे और हमने संगठन को जो स्वरूप देने का प्रयास किया है वहाँ पे उस तरीके का जहाँ पे यूनिट्स तैयार हो गई हैं, सबसे पहले उन यूनिट्स के लोगों के साथ बैठ के वो बात करेंगे ताकि संगठन हमारा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे तैयार हो सके और सक्षमता से आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। 19 फरवरी को रीवा में कमलनाथ रहेंगे, तो वहीं 23 फरवरी को उनके भिंड जाने की तैयारी है। अब बात भिंड की हो रही है तो वो तस्वीर भी देख लीजिए जिसे गुरुवार को पूरे प्रदेश ने देखा। चौधरी राकेश सिंह ने कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के पैर छुए। अब इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। ठीक कमलनाथ की रीवा यात्रा की तरह है। वैसे दोनों दल क्या सोच रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी विंध्य के दौरे पर जाने पर विंध्य के दौरे में अजय सिंह राहुल भैया की क्या स्थिति है और अजय सिंह राहुल भैया का किस प्रकार कमलनाथ जी बराबर अपमान करते चला रहे हैं सबके सामने। दोनों राजनेताओं के बीच खुलकर प्रतिद्वंद्विता है, यहाँ तक कि दोनों की बातचीत नहीं होती है। तो ऐसे में कमलनाथ जी जरूर विंध्य का दौरा करने पर विंध्य में यदि उनकी राहुल भैया से नहीं बनेगी तो जो बची कुची कांग्रेस विंध्य वो भी समाप्त हो जाएगी। खैर राजनीति में मौसम बदलते रहते हैं। 2018 में रीवा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन रैगांव उपचुनाव वो जीत गई। जानकारों की माने तो रैगांव से कांग्रेस ने सबक सीखा है। अजय सिंह हो या अरुण यादव या चौधरी राकेश सिंह या फिर गोविंद सिंह, जब तक सब एक नहीं होंगे पार्टी के जीतने के चांस कम हो जाते हैं। रैगांव में जनता बदलाव चाहती थी। रीवा में बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच बढ़ती खाई को कांग्रेस ने देख लिया है। राजेंद्र शुक्ल भी अलग थलग पड़े हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ल अगर मांगते नहीं है तो क्या मिलेगा नहीं, और बिना मिले तभी तो मिलना है। वो इस पे एक बार और भी मैंने इसका जवाब दिया था कि जब मैंने कुछ नहीं किया था तब मैं मंत्री बनता रहा, और जब बहुत कुछ कर दिया तो मंत्री नहीं बना। तो इसी को डेस्टिनी कहते हैं। तो इसलिए लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं होता है, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में भी मुझे महसूस नहीं होता था कि काम यदि भोपाल से लेकर दिल्ली तक काम करने की हम कोशिश करें तो काम नहीं होगा। उसके लिए पीछे पड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम 2 बार कहने पे होगा और वहीं हम चुप कर जाते हैं। वास्तव में वो काम 10 बार कहने के बाद होने वाला है, तो 10 बार कहें। तो इसलिए आपके प्रश्न की मंशा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी यही ताकत है और मेरी यही सफलता है कि यदि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि ये नहीं होने से उदास हैं, तो यही तो मेरी सफलता है। बेशक कांग्रेस दम लगा रही है और ये सत्ता में आने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उसकी लड़ाई एक ऐसे दल से है जिसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है। तो कांग्रेस का विंध्य मिशन, हमारी इस पूरी कथा से आप पूरी व्यथा समझ गए होंगे कि आखिर क्या एक होना है, और एक होने का एक ही मतलब है, एक ही सूत्र है कि एक साथ चलो। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का मिशन विंध्य। जी हां, 19 फरवरी को विंध्य में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। कांग्रेस यहां बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। कमलनाथ के साथ कई दिग्गज यहां होंगे। तो क्या कांग्रेस ने जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है? क्योंकि उपचुनाव में रैगांव विधानसभा जीतने के बाद चर्चा तो कुछ ऐसी ही थी। रैगांव से कोई सबक लिया गया या रैगांव का मुद्दा थोड़ा पुराना हो गया है, कुछ नए चेंजेस करना है,
इसी पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमानों के तारुफ के साथ। उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। राजेंद्र शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो से दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे किसी भी एक पॉलिटिकल एंगल पर, किसी भी राजनीतिक टिप्पणी पर जाऊं उससे पहले दिनेश गुप्ता साहब आपसे जानना चाहूंगा, कमलनाथ जी का ये दौरा कितना सटीक, कितना मजबूत और कितना जोड़ने वाला होगा? क्योंकि विंध्य की राजनीति ये कहती है कि वो शेरों का इलाका है। जो शेर होगा, जो मजबूत होगा, जिसकी दहाड़ तेज होगी, वही जीत पाएगा। देखिए विजय जी, जो आप मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है, उसमें किसी भी एक क्षेत्र में, यदि आप ग्वालियर चंबल ले लें, मालवा ले लें, में आपको बहुमत मिलने से आप सरकार नहीं बना सकते हैं। हमने ये देखा था ना कि 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य तो बीजेपी ने ठीक से जीत लिया, लेकिन दूसरी जगह पर वो उसको उतनी सफलता नहीं मिली। और कांग्रेस ने विंध्य लूज किया तो बहुमत नहीं मिला उसका बहुत। तो आप देखिए कि जो स्थिति है, आपको हर क्षेत्र में आपको बराबर जो है सीटें जीतनी होंगी। और कांग्रेस को मालूम है कि उसका विंध्य सबसे कमज़ोर है। तो यदि वो 1 साल 1.5 साल पहले विंध्य पर फोकस कर रही है, अजय सिंह जी भी हम देख रहे थे बहुत दिनों से घर वापसी की मुहिम में लगे हुए हैं, जगह जगह यात्राएं कर रहे हैं। और रेगांव का तो इलेक्शन का जो परिणाम है वो सामने है ही। तो वो जो भी स्थिति है वहाँ अब जो भी नुकसान होना है या चुनाव में जो भी स्थितियां बनेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा चिंताजनक, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं के पास हैं। एक अजय जी का आपने नाम लिया, माफी चाह रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो 2 अजय मिलकर विजय दिलवा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए जो कांग्रेस का जो जिस फार्मूले की आप बात करें, वो तो हमेशा ही रहा है। जब कांग्रेस के सारे लोग जब एक होते हैं तो वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन अब जैसे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद की जो कांग्रेस की राजनीति है, वो एक अलग तरह की राजनीति हो गई है। हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कभी साथ दिखते थे, अब यदा कदा उसमें तकरार भी दिखती है। अजय सिंह एक अलग दिख रहे हैं। तो कमलनाथ जो अध्यक्ष हैं, उनकी खुद की ये भूमिका तो महत्वपूर्ण रहने वाली है ना, कि वो सभी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो नेता हैं, उन सबको एक मंच पर लाएं और कांग्रेस के लिए जो 23 की जो राजनीति है वो थोड़ा सा आसान करें। इलेक्शन जो है एक आम सहमति से उम्मीदवार तय हो और आम सहमति से जो है वहाँ एक रणनीति बनाई जाए। जी, मैं राजेंद्र शर्मा साहब आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि एक सूत्र भी, एक क्लू भी आपको दे दिया दिनेश गुप्ता साहब ने कि उसी पर राय भी रख सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि विंध्य का जो इलाका है वो यूपी टच भी करता है। साथ ही साथ वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो जाति को लेकर भी बहुत है, मुश्किलें बहुत है आपके पास। इस कंटकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है जिस पर रेड कारपेट बिछ जाए? देखिए पंड्या जी, पहले तो आपको नमस्कार, सभी सम्मानित अतिथियों को नमस्कार। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि विंध्य में कांग्रेस कमजोर है, ये मानना गलत है। ये मानना भी गलत है कि विंध्य में राहुल भैया या कमलनाथ जी के बीच में कोई मनभेद या मतभेद है। देखिए, कांग्रेस के सभी नेता एक हैं, हमारे यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं है। राहुल भैया विंध्य में लीडर हैं, नेता हैं, ये बात सही है, पर कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको यहाँ का प्रभार दिया गया है। इसमें विंध्य के सारे लोग एक हैं। रह गई बात कांग्रेस की पिछले चुनावों में यहाँ हार का, तो उन हार के कारण डिफरेंट थे। देखिए, वो हार के कारण ये कहना कि कांग्रेस कमजोर थी बिल्कुल गलत है, या भारतीय जनता पार्टी मजबूत कोई भी मतभेद के कारण नहीं हुआ है। यहाँ जो एक हार हुई थी कांग्रेस का, नहीं, मेरा ये कहना है मतभेद अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनावों में जो कांग्रेस की यहाँ पराजय हुई है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थन के लोग थे, वोट्स थे, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुए
और इस बात का सबसे बड़ा परिणाम है कि जो बहुजन एक समाज मिनट में आपको पार्टी रोक का रहा भारतीय हूं, जनता एक पार्टी मिनट, के साथ माफी चाह रहा हूं सर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। क्या इस बात से दिनेश गुप्ता साहब आप एग्री करते हैं? मैं तो कम से कम इस बात को थोड़ा सा गटकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप धक्का देंगे तो अंदर भी चले जाएगा। नहीं देखिए विजय जी, जो बीएसपी फैक्टर है मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, जो खासकर जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। और जब बीएसपी का हमने ये देखा था कि जो ग्वालियर चंबल रीजन में एक अलग तरह का उनका जो है इस बार बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला नहीं था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था। लेकिन यदि बिंद में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा गया था तो निश्चित तौर पर ये जो है लोकल फैक्टर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी ने ये वोट शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया होगा। क्योंकि जो बीएसपी का वोटर है वो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता, क्योंकि जो कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर था वो बीएसपी के पास गया था। यदि वो वापस आता तो शायद कांग्रेस की तरफ आता है। कहीं ना कहीं जो और भी बहुत सारी चीजें रही सीटें थी सर, उसमें से 7 सीट कांग्रेस जीत पाती है, कम से कम कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मतभेद रहा होगा या मनभेद रहा होगा या वैचारिक जो है वो चीजें मेल नहीं खाई होंगी। अब आप अपनी बात रख सकते हैं राजेंद्र शर्मा साहब। देखिए, कोई मतभेद का सवाल नहीं। हमारे वोट्स बढ़े, हमारी हर सीट पे कांग्रेस ने ज़्यादा वोट प्राप्त किए, ये बात बिल्कुल सही है। और बहुजन समाज पार्टी के वोट बहुत ज़्यादा कम हुए, ये बात भी सही है। और चुनाव के दौरान अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी के रवैये के कारण यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कई पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, जो संगठन के पदाधिकारी थे, वो सब छोड़ के पार्टी को, उन्होंने बहुजन को छोड़ा, क्योंकि उस समय जो बहुजन का नेतृत्व था वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से यहाँ काम कर रहा था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको आप अगर पोलिंग वाइज एनालाइज करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ जो निचले तबके का बहुजन समाज पार्टी के समर्थन ये अलग होते हैं और मुद्दे अलग होते हैं और संगठन स्तर पर काम अलग होता है और वैचारिक मतभेद और मनभेद वो अलग दिख जाता है। क्योंकि अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो हर बूथ पर किसने कैसे वोट किया ये एक अलग विश्लेषण है, इसमें ज्यादा पढ़ूंगा तो एक लंबा समय लग जाएगा। मैं उमेश शर्मा साहब के पास चलता हूं और राजेंद्र शर्मा जी ने जो कहा उसको एक शेर में पिरो देता हूं। उमेश शर्मा साहब, क्योंकि कॉलेज टाइम से मैं आपको सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, तो उनका कहना है कि न तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ विजय जी, मैं राजेंद्र जी जिस प्रकार का विश्लेषण कर रहे हैं उससे थोड़ी सी मेरी असहमति है। प्रकट कीजिए सर। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल होता है वो चुनाव के समय साम दाम दंड भेद सभी तरह के हथियारों और आयुधों का उपयोग करता है। और मेरे भी गले ये बात नहीं उतर रही है जैसे दिनेश जी के नहीं उतरी है, जैसे आपके गले नहीं उतरी है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। बहुजन समाज पार्टी तो हमको मनुवादी पार्टी मानती है। बहुजन समाज पार्टी को तो लगता है कि हम एक समग्र और शक्तिशाली हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं और वो जो जातिगत आधारित व्यवस्था करते हैं और वो जो जातिगत आधारित व्यवस्था है मनुस्मृति में निर्मित है, हमको वो एक ऐसा राजनीतिक दल मानती है। तो बहुजन समाज पार्टी की दृष्टि में तो हम अस्पृश्य हैं, तो ये गले मेरे बात नहीं उतरती कि उसका वोट हमारी तरफ डाइवर्ट हुआ होगा। ऐसे फिर वो अलग विषय है। राम का मुद्दा लाकर ऐसे अस्पृश्य को समझते हुए शबरी के वहां पर कई शबरी के वंशजों को आपने अपनी तरफ किया है सर, ये तो कम से कम ना कहें दिनेश सर जो कह रहे हैं। मैंने कहा ना जी जी विजय जी, मैंने कहा कि हम तो समग्र हिंदुत्व में, विजय जी मैंने कहा कि हम तो समग्र हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं। अब विजय जी मैं गंभीरता से 1-1.5 मिनट पे इस विषय को संपादित करता हूँ अपने स्तर का, चाहे रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, है ना, ये जो 7-8 लोकसभा सीटें वहां पर उमरिया है ना, कटनी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लगता है जो विंध्य प्रदेश बनाता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पर अच्छा रहा। अब आज का डिबेट का मूल विषय, श्रद्धेय कमलनाथ जी वहां पर जा रहे हैं, अच्छी बात है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो विंध्य में जाए, चंबल में जाए, महाकौशल में जाए, नर्मदापुरम में जाए, मालवा निमाड़ में आए। पर कठिनाई क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है,
ये मनभेद भी है और मतभेद भी है। अगर मनभेद और मतभेद नहीं होता ना तो 6 श्यामला हिल के दरवाजे पर धरना देकर बैठे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का जो चित्रण दिखाई दिया है, मुझे लग रहा है उससे कांग्रेस पार्टी का मूल कार्यकर्ता भी प्रसन्न नहीं होगा। और ये कोई हमारा आरोप नहीं है, ये पूरे मीडिया के बंधुओं ने दिखाया है और सार्वजनिक रूप से दिखाया है। अब कठिनाई क्या है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती प्रदान करना है तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान को तय करना पड़ेगा कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी। ये दिग्विजय सिंह जी, 1 मिनट रोक रहा हूं, आपका 1 मिनट पूरा हो गया उमेश जी, आपका 1 मिनट पूरा हो गया, माफी चाह रहा हूं, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। ये जो म्यान और तलवार की बात कही ना सर, तो 3-4 तलवारों का नाम मैं आपके यहां भी ले लेता हूं जो लंबे समय से धार रख के बैठी है लेकिन चली नहीं है अभी तक। और वो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को कहती है और वो बूथ पर चलाता है। फिर आप ये भी समझिए, राजेंद्र शुक्ला जी, केदार शुक्ला जी, गिरीश गौतम जी, आपको भी बहुत लोगों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि घास फूस का हमारे यहाँ। हाँ बोलिए। नहीं विजय जी, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं पर आंशिक रूप से सहमत हूं। मैं असहमत नहीं हूं लेकिन फिलहाल टीवी पे नहीं मानूंगा। तलवार को उठाने वाला सेनापति एक ही होता है। नहीं, सेनापति एक ही होता है ना। हमारे यहाँ सेनापति एक है, उसके नेतृत्व में पूरी पार्टी खड़ी हुई है। शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है। और आज चलिए रुकिए, इसी पर मैं दिनेश जी आपका रिएक्शन लूंगा। ये बता दीजिए जो समस्या, सर रोक रहा हूं आपको, जब तक अजय सिंह जी से असहमति रहेगी। चलिए सर रोक रहा हूं आपको। दिनेश गुप्ता साहब, जो फिलहाल ठीक है सीटें जीती आपने, एक अलग माहौल था बीजेपी के लिए, लेकिन संघर्ष वहां कम है ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरफ बढ़ रही है तो कम से कम बीजेपी ये भी अंदाजा लगा ले कि उनकी तैयारी से हम भी कुछ सीख ले लें। क्योंकि 30 सीटों में से अगर आपने 24 सीटें जीती हैं तो ये एक हवा का भी माहौल था, ये एक अलग माहौल था, या ये कह सकते हैं कि जनता ने एक बार फिर से आपकी योजनाओं पर विश्वास जताया। लेकिन अपाक्ष, सपाक्ष, ओबीसी, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, वहां जातिगत फैक्टर हैं, या ये कहें कि कुछ लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते थे, कम से कम उनका मान सम्मान कहीं आड़े ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। देखिए विजय जी, 2018 की जब हम बात करते हैं तो 2013 के बारे में भी जरा एक थोड़ा सा वहाँ का जब जो भी हार जीत थी भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, वो देखना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 18-10 का रेशियो था सर 2013। तो देखिए आप 18 में फिर वो बदला, 13 से 18 में काफ़ी चेंज आया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास 2013 के रिजल्ट के बाद से ही था कि वो बिंदु में कमज़ोर हैं। तो उन्होंने सीटों पर फोकस किया कि जहाँ जहाँ कमज़ोर होते हैं उन्हें जो है, जैसे मालवा में लगता था कि हमारी स्थिति हमेशा यहाँ मजबूत रहती है, तो उतना फोकस नहीं किया होगा। तो इसलिए आप देखिए कि वहाँ सीटें घटी। ग्वालियर चंबल रीजन का उस वक्त का 18 का जो दृश्य था वो एक अलग तरह का दृश्य था। वो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जिस तरह का माहौल था, तो वो एक अलग तरह। तो कहीं ना कहीं जब ये देखते हैं राजनीतिक दल जब कि अगले चुनाव की तैयारी यदि इसी चुनाव के रिजल्ट से करने लगता है कि उसे अपनी कमजोरी पता हो तो ठीक रहता है। तो जैसा अब यदि कांग्रेस पार्टी आज ये सोच रही है कि हमें बिंद में मजबूत करना है और अपना एक कार्यक्रम करें, एक दौरे से कुछ नहीं होगा। जो कंटिन्यूटी होती है, कोई भी जो है आप लगातार आप कोई आयोजन नहीं करेंगे, कार्यकर्ता आपका एक्टिव नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये जो बीएसपी का फैक्टर है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बीएसपी तो कमज़ोर हो रही है ना। तो अब कांग्रेस पार्टी इसका वोटर क्या चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए लाएगा या किसी और के जरिए लाएगा, उसके लिए एक जो वहाँ का जो वोटर है, बीएसपी का जो वोटर है, जो उसको अपनी तरफ करना है, तो वो क्या अजय सिंह के चेहरे से होगा, अजय मिश्रा के चेहरे से होगा, किसके चेहरे से होगा? क्योंकि जो है वहाँ बहुत सारे दूसरे और भी आदिवासी वोटर भी उस इलाके में बहुत है। तो पार्टी जब रणनीति बनाएगी तो वो रणनीति के आधार पर ही अगले चुनाव के परिणाम तय होंगे। चलिए राजेंद्र शर्मा साहब, जो कहा है दिनेश गुप्ता साहब ने, बहुत मजबूत बात कही है कि आप कंटिन्यूटी, तारतम्यता बनाए रखें कार्यकर्ताओं से, एक चेहरा तो कम से कम वहां से खड़ा करें। एक ही चेहरा बार बार अगर आप ला रहे हैं या उस चेहरे को भी दूसरे चेहरे से दिक्कत है, कम से कम ये हो कि तुम आओ तो, बैठो तो, बात तो करो, सुनो तो सही क्या दर्द है हमारे दिल में। देखिए ऐसा है कि कमलनाथ जी का ये जो कार्यक्रम है
ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, इसके जो क्रियाकलाप हैं और जिस तरीके से इसमें किसान, बेरोजगारी सभी मुद्दे हैं, उनको लेके कमलनाथ जी का एक बड़ा कार्यक्रम है, जन जागरण का कार्यक्रम है। साथ ही साथ संगठनात्मक मजबूती तो पार्टी में आएगी ही। और मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेके बिंद में कोई संशय नहीं है। पिछली बार भी अजय सिंह राहुल मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से यहाँ काम किया था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था और उसका परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रशासनिक पकड़ के जरिए और विभिन्न टाइप के मैनेजमेंट के जरिए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी वाला भी मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बयान आया था उनका, एक बयान आया था सर, मैं थोड़ी सी तारीख जरूर भूल जाऊंगा, लेकिन कम से कम अरुण यादव के मसले पर एक बयान आया था कि बात तो करना ही चाहिए, मिलकर बैठकर कार्यकर्ताओं की बात तो सुनना ही चाहिए। हालांकि अगर मैं गलत ना हूं तो दिनेश गुप्ता साहब शायद इसी तरह का एक बयान था अजय सिंह जी का, तो ये किसकी तरफ था, कहाँ इशारा था? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे जी सर, मैं रोक रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास राजेंद्र जी, आऊंगा एक मैं 20 सेकंड दे देता हूँ दिनेश गुप्ता साहब को, आ रहा हूँ आपके पास सर। नहीं देखिए, जो भी बयान होता है, जो लीड कर रहा होता है, यदि उसके को लेकर कोई इशारा किया गया है, बातचीत नहीं है, तो ये तो जो है बहुत दिनों से ये बात कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उठ रही, जब सरकार थी तब भी उठी थी कि एक कम्युनिकेशन नहीं है। राजनीति में जो है अपने कार्यकर्ता से, नेता से, छोटा है बड़ा है जो भी है, एक जो है निरंतर आपकी बातचीत नहीं होगी तो फिर मुद्दे नहीं होंगे तो फिर आप चुनाव में किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? राजेंद्र शर्मा साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी किस्म की विरोधाभास नहीं है। हाँ, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है पार्टी के अंदर लोग अपनी बात को खुल के रखते हैं, अपनी बातें कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे राजेंद्र शर्मा साहब, आप वो बात क्यों नहीं कहते? पार्टी अपने लोकतांत्रिक ढांचे से चलती है। एक बात रखने का तरीका भी होता है। मैं बहुत अदब से आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं सर, ये इलाका या ये सूरज का कैसा जो है मौसम, ये कैसा दिख रहा है? आप कह रहे हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, इधर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कहना क्या चाहते हैं? क्या वाकई कमलनाथ जी का ये दौरा मजबूती के साथ होगा, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का होगा, एक नेता चुनने का होगा, वहां से उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन स्तर पर तैयार करने की कोशिश है, बूथ लेवल पर आप जा रहे हैं, या फिर कम से कम जो विघटन की बात हो रही थी उसको संभालते हुए वहां मजबूती से काम करना होगा? ये सब जो मैं कह रहा हूं ऐसा दिखेगा क्या, या फिर एक दौरा है, जाना है, अध्यक्ष हैं, जा रहे हैं? देखिए कमलनाथ नहीं, कमलनाथ जी जब यहाँ आएंगे तो दोनों काम है, पब्लिक मीटिंग भी है, वो पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे और इससे सारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ऊर्जा का संचार भी होगा। नेतृत्व किसी को तय करना है, ये सब देखिए संगठन का काम है। संगठन समय आने पर नेतृत्व भी तय करेगा, विधानसभा के प्रत्याशी भी तय करेगा, संगठन में परिवर्तन भी करेगा। और मुझे लगता है आज इस किस्म की किसी भी बात का कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई ऐसी पार्टी की योजना कयास लगाए जाए कि यहाँ क्योंकि आपके एक नेता वहां जाकर मिलते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया राजेंद्र शर्मा साहब। चलिए मैं उमेश शर्मा साहब के पास चलूंगा। उमेश जी, क्या लगता है आपको कि एक मजबूती देने का एक रुख हो सकता है उस तरफ, और अगर मजबूती दी तो आप लोगों के लिए चुनौती होगी वो? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र तो विजय जी हमेशा चुनौतीपूर्ण होता ही है और हम कभी भी अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल को कम करके आंकते भी नहीं है। और जो लोग आत्ममुग्धता में होते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को कम करके आंकते हैं, उनको राजनीतिक रूप से खामियाजा उठाना पड़ता है। तो हम इस दोष से तो मुक्त हैं। हम कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में लेते हैं। यद्यपि मैं बहुत संक्षिप्त में समाप्त करता हूं विजय जी, एक तटस्थ प्रेक्षक की बात, ये हमारा विषय नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है, पर एक तटस्थ प्रेक्षक के बारे एक सत्य ये है जो राजेंद्र जी को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, इसमें दो नेताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो अजय सिंह जी का और एक अरुण यादव जी का।
अरुण यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और अजय सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उस समय जितना परिश्रम करा था, उस परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल उन्नत हुआ था। और जिस समय चुनाव आया तो ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ जी ने कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम खड़ा करा। पर कालांतर में यह देखा गया कि दिग्विजय सिंह जी जो इस पूरे परिदृश्य में कहीं नहीं थे, उन्होंने रायता ढोलने का काम करा, कांग्रेस पार्टी का एक विभाजन करवाया, ज्योतिरादित्य जी को साइड ट्रैक करवाया और उसके बाद उन्होंने कमलनाथ जी को इस बात के लिए भी दुष्प्रेरित करा कि अरुण यादव जी और अजय सिंह जी जैसे जिन्होंने जमीन मजबूत करके दी थी, उन जमीनी नेताओं की अवहेलना करने का बात तो कमलनाथ जी से दिग्विजय जी ने कराया। का ये दौरा कितना मजबूत हो सकता है और संगठन स्तर पर क्या वो तैयारी करेंगे, आगे देखेंगे विंध्य में। नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी का कोई भी दौरा सफलता प्राप्त कर पाएगा। चलिए, ऐसा लगता है तो फिर ये आपकी अपनी सोच है, क्योंकि वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी अपनी एक रणनीति है, कार्यशैली है। और कई बार मैं ये देखता हूँ राजनीति में कि कई बार अगर आप छोटे कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, दरी उठाता है, झंडे लगाता है आपके, और आपकी गाड़ियों से आगे जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, जो किसी और भाई साहब को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि साहब पेट्रोल पंप पर कह दीजिएगा पेट्रोल भर दे, और आप कम से कम वहाँ जाकर इतना कर दें, शाबाश, अच्छा किया आपने, एक मजबूती के तौर पर हम साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना सा चाहता है कार्यकर्ता। और बूथ स्तर पर शायद बीजेपी जानती है कि यही शाबाशी का काम वो करती आई है और इसी तरह वो अपनी रणनीति बनाती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा में यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल। नमस्कार।